स्वागत है मित्रों, आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको यह वर्ष एक सरकारी नौकरी देकर जाए। इसके लिए आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कार्य करते रहिए। आज मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी को जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, जिस विषय पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, वह विषय है लोकोक्ति एवं मुहावरे। देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रासंगिक है। आप किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, 3 से 4 प्रश्न अवश्य रूप से मुहावरे और लोकोक्ति से होते हैं। आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति के बीच के भेद को समझेंगे, इसके बीच का जो अंतर है। ज़्यादातर विद्यार्थी लोकोक्ति और मुहावरे को एक समझ लेते हैं, लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे में फर्क होता है। आज हम वो फर्क देखेंगे। और दूसरा, हम लोग आज मुहावरे, आज के इस वीडियो में, आज का ये वीडियो हमारा 7वां वीडियो होगा और इस वीडियो में लोकोक्ति मुहावरे के बीच का अंतर और मुहावरे, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों की लिस्ट आप लोगों को के सामने हम रखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, सभी के लिए समान रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाली जो जीआईसी परीक्षा है उसमें प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो आप जो है इस विषय को पढ़िए। बस ये विषय बहुत कुछ रटने वाला है, लेकिन बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। और एक प्रश्न इसमें आता है कि लोकोक्ति और मुहावरे दोनों दिए होते हैं और हमें पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरे है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है या इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे की। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा से निकला हुआ है और हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है, वाग्धारा शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन वाग्धारा शब्द हिंदी में जो प्रयुक्त होता है वह कम प्रचलित हो पाया। मुहावरा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मुहावरा क्या है, लोकोक्ति से ये कैसे अलग है? तो सबसे पहले हम मुहावरे की परिभाषा देखेंगे। मुहावरे की परिभाषा हम डॉक्टर हरदेव बाहरी, जो कि सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं। तो डॉक्टर बाहरी कहते हैं कि जो केवल लक्षणा लोक भाषा के सांचे में ढल ढल कर निकलने वाले वे वाक्यांश। अब मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता। जो केवल लक्षणा या व्यंजना के द्वारा लोक भाषा के सांचे में ढल ढल कर निकलने वाले वे वाक्यांश जो केवल लक्षणा या व्यंजना के द्वारा अपना अर्थ प्रकट करते हैं और व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते, मुहावरा कहलाते हैं। ये डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं। अब इस परिभाषा को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि पहली बात जो है, जो ध्यान देने वाली है इस परिभाषा में, वो यह है कि लक्षणा या व्यंजना के द्वारा अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो मुहावरे का अर्थ होता है वह कभी भी अभिधात्मक नहीं होता। अभिधात्मक मतलब सब शक्तियां 3 होती हैं, हम किसी वीडियो में किसी दिन चर्चा करेंगे। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब जो सीधा अर्थ देती है। तो मुहावरे कभी भी सीधा अर्थ नहीं देते। तो लक्षणा और व्यंजना में बात करते हैं, मतलब अगर कोई मुहावरा है तो लक्षणा या व्यंजना में बात करेगा, मतलब सीधा अर्थ नहीं देगा। अगर हम कहेंगे 9 2 11 होना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 और 2 11 होते हैं, इसका मतलब कुछ और है। इसका अर्थ है वाक्यान्वय। मतलब अगर हम मुहावरे का अनुवाद करना चाहें तो शब्दानुवाद संभव नहीं है, इसके भाव का हमें अनुवाद करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात हिंदी में ही नहीं, हर भाषा में लागू होती है। किसी भी भाषा के जो मुहावरे होते हैं वे लक्षणा और व्यंजना में ही अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और यही उनका चमत्कार है। अब देखिए, ये जो हम परिभाषा देखते हैं, पहली बात तो यह है कि जो केवल लक्षणा या व्यंजना के द्वारा अपना अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब अभिधा के द्वारा कभी भी व्यक्त नहीं करते। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुहावरे अपना अर्थ या लोकोक्ति अपना अर्थ कैसे प्रकट करते हैं, तो अभिधा के द्वारा नहीं करते हैं, लक्षणा और व्यंजना के द्वारा करते हैं। ये 2 शक्तियां काम करती हैं।
तो जो केवल लक्षणा या व्यंजना के द्वारा अपना अर्थ प्रकट करते हैं, और दूसरी बात एक और है, और व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते। व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते का क्या मतलब है? जो भी लोक भाषा के शब्द हैं, जो भी लोक साहित्य है, लोक साहित्य क्या है? देखो, एक होता है शिष्ट साहित्य और एक होता है लोक साहित्य। जो लोक साहित्य होता है वह जो पढ़े लिखे नहीं है, जो सभ्यता से दूर हैं, जो सिविलाइज नहीं है, ऐसे लोगों का साहित्य होता है, जिसमें प्रेम होता है, मौज होती है, मस्ती होती है, एक तरह से ग्रामीण अंचल का जो साहित्य होता है ना। जो तो ऐसा साहित्य क्या होता है? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का नहीं होता, बहुत शिष्ट लोगों का नहीं होता, इसलिए यह व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होता। तो मुहावरे और लोकोक्तियां भी चूंकि लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियां भी व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते। अब आप देखिए, ये तो हो गई मुहावरे की बात। अब आज हम लोकोक्ति भी समझेंगे। लोकोक्ति क्या है? तो लोकोक्ति मतलब होती है लोक की उक्ति। लोक माने क्या है? अब लोक क्या है? मतलब लोक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो लोक वह है जो शिष्ट समझी जाने वाली, पढ़ी लिखी शहरी जनता से दूर, एक गांव में, एक परिवेश मतलब में अलग, एक स्वतंत्र है, और जो पश्चिमीकरण से या अंधानुकरण से प्रभावित नहीं है, जो अपनी जड़ों को लेकर चलता है, जो अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं, अपने बिलीव्स, अपने विश्वास, अपने अविश्वास को लेकर चलता है, तो वो होता है अपना लोक। तो लोक का जो साहित्य है, तो आप देखते हैं कि लोकोक्ति क्या है? तो लोक की उक्ति मतलब ऐसी उक्तियां, ऐसे कथन जो जन सामान्य में प्रचलित हैं। अब लोकोक्ति क्या है? कि जन सामान्य में प्रचलित वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो सकता है, उसके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में जब कोई ऐसा विशेष कथन कह दिया जाता है जो इतना प्रासंगिक हो जाता है, या इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, या इतना बेजोड़ हो जाता है कि उस तरह की परिस्थिति में अन्य लोगों द्वारा भी वैसा ही जो है वाक्य बोला जाने लगता है, वैसा ही कथन बोला जाने लगता है, वैसी ही उक्ति बोली जाने लगती है, तो उसे कहते हैं लोकोक्ति। ठीक है, तो लोकोक्ति है। अब लोकोक्ति और मुहावरे में जो मूल अंतर है वो क्या है? तो मुहावरे जो होते हैं, जो कि वाक्यांश होते हैं, तो ये पूर्ण नहीं होते। इनको प्रयुक्त करने के लिए, जैसे 9 2 11 होना एक मुहावरा है, तो इसको प्रयोग करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। आगे और पीछे हमें अलग से शब्द जोड़ने पड़े, तब ये कंप्लीट हुआ। लेकिन लोकोक्ति के साथ ये नहीं। लोकोक्ति आपने कह दिया, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, बात खत्म, समझ में आ गया कि झूठे बहाने बनाना। इसमें आगे और पीछे जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो लोकोक्ति के बारे में हम कल पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन अंतर यही है कि मुहावरे जो होते हैं उनके आगे और पीछे कुछ शब्द जोड़कर उन्हें पूर्ण किया जाता है, क्योंकि वो पूर्ण मतलब अर्थ की दृष्टि से मुहावरे पूर्ण नहीं होते, जबकि लोकोक्ति या कहावतें अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होती है। अब एक और बात है, कुछ महीन सा अंतर है कि लोकोक्ति और मुहावरे और कहावत क्या है। अब देखिए, है लगभग एक ही बात, लेकिन जो लोकोक्ति होती है उसके अंदर कहावत आती है, कहावत के अंदर लोकोक्ति नहीं आ सकती। मतलब लोकोक्ति एक बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर कहावत भी आ जाती है। तो लोकोक्ति के अंदर क्या आ जाएगा? कहावत भी आ जाएगा, प्रहेलिका भी आ जाएगा, और सूक्तियां भी आ जाएंगी। तो ये सारा चीज लोकोक्ति के अंदर है। लोकोक्ति मतलब एक बड़ा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कहावत आती है। तो हिंदी में जो अधिकतर हम पढ़ते हैं ये सब क्या है? कहावतें। ठीक है, कहावतें या लोकोक्तियां। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। तो आप देखिए, जैसे पहला, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, कुछ और भी देंगे आपको। अब देखिए, जैसे पहला मुहावरा है हमारा अंक भरना। केवल मुहावरा हम बताएंगे,
और उसका अर्थ बताएंगे। वाक्य प्रयोग आप देख लीजिएगा या हम कुछ बता देंगे। जैसे अंग भरना, स्नेह से लिपटा लेना। अंग भरना मतलब किसी को गले लगा लेना। अंग से अंग चुराना, शर्मा जाना। अंगूठा दिखाना मतलब मना करना। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आप लोग प्रयोग करते हैं, मना करना कि अपना काम बनते ही उसने अंगूठा दिखा दिया। तो केवल अंगूठा दिखाना आप नहीं कहोगे, आगे पीछे जोड़ना पड़ा। अंगूर खट्टे होना, प्राप्त ना होने पर झूठे बहाने बनाना। अंडा फूट जाना, भेद खुलना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। अंत पाना, भेद जानना। अंत बिगड़ना, परिणाम खराब कर लेना। अतड़िया कुल बुलाना, अतड़िया कुल बुलाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भूख लगना। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मतलब जहां सभी मूर्ख हों वहां थोड़ा विद्वान जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अक्ल का अंधा, मूर्ख। अगर मगर करना, बहाना बनाना कि वो अगर मगर कर रहा है। अढ़ाई दिन की बादशाहत, अल्पकालीन आनंद। अढ़ाई दिन की बादशाहत। अड्डे पर चहकना, अपने घर में रोक दिखाना। उसके बाद है अढ़ाई चावल खिचड़ी, अलग पकाना मतलब सबसे अलग विचार। अड़ियल टट्टू, हठी, जिद्दी। अन्न जल उठ जाना, किसी स्थान से चले जाना। अपना 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 राग अलापना मतलब अपनी ही बातें कहना, मतलब जहां सर्वसम्मति ना होना, सब अपनी अपनी बात कहें। अब तब होना मतलब मरने को होना, कहते अब तब हो रहा है इनका। उसके बाद हम देखते हैं, इधर देखिए, आंख का काजल अत्यंत प्रिय। आंख खुलना, सावधान होना। आंख का काजल चुराना, गहरी चोरी करना। आंधी के आम मतलब सस्ती चीजें। आंधी में जब आम गिर जाते हैं कच्चे तो क्या होता है, बहुत सस्ते बिकते हैं बाजार में। तो आंधी के आम सस्ती चीजें। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से उपाय में सोचना। ठीक है, आग जब लगी तो कुआं खोदा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जब एग्जाम डेट आई तो पाठ्यक्रम मांगने लगते हैं कि पाठ्यक्रम दो अब पढ़ेंगे। तो इसे कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। ये जो हम बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। कलम का धनी, बढ़िया लेखक। इंपॉर्टेंट है, कलम का धनी बढ़िया लेखक। कलम तोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट, लेखपाल परीक्षा पूछा गया। कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना। मतलब तुलसी ने रामचरितमानस लिखकर कलम तोड़ दी। उल्टी माला फेरना, आपको पता है कि उल्टी माला फेरने से अशुभ होता है, तो अमंगल सोचना है किसी का। ओखली में सिर देना, अहित सोचना। ओखली में सिर देना या आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। काट का उल्लू, महामूर्ख। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना। काफूर होना, गाय होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौवे उड़ाना, घटिया काम करना। खटाई में पढ़ना, टल जाना। जैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा बहुत दिन तक खटाई में पड़ी रही, टल जाना। गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा होना। गदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। चलता पुर्जा, चालाक और कुशल। चंदू चलता पुर्जा है, चालाक और कुशल। चांद पर थूकना, किसी चांद बहुत महान है तो चांद पर थूकना। चांद पर थूकोगे तो क्या होगा, ऊपर ही गिरेगा, अपने ऊपर ही गिरेगा। चांद पर थूकना मतलब अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। जब हम किसी अच्छे आदमी को, जैसे रोहित शर्मा, आजकल आलोचना हो रही, तो जो रोहित शर्मा है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, तो उनकी अगर हम आलोचना करते हैं 1-2 मैच खराब होने से, तो हम चांद पर ही थूकते हैं। मतलब चांद पे थूकने का मतलब है अगर ऊपर थूकेंगे तो मुंह पर ही गिरेगा। तो एक इसी तरह है कि आसमान में थूकना, आसमान में थूकोगे तो ऊपर ही गिरेगा। तो किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में जब तुम कलंक लगाओगे, जब आप कलंक लगाओगे तो अपनी ही बदनामी होगी। चांद पर थूकना, अच्छे आदमी पर कलंक। चांदी का जूता, घूस का धन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा मतलब अपने पास का वातावरण ठीक ना। जैसे किसी टीचर का, किसी अध्यापक का लड़का है पढ़ने में कमजोर है तो कहते चिराग तले अंधेरा है। जड़ खोदना, समूल नाश करना। जहर की पुड़िया, झगड़ालू औरत। जीती मक्खी निगलना, जो इसका मतलब है जानबूझकर
जानबूझकर जो है कोई कार्य करना, मतलब जानबूझकर भी बुरा कार्य करना। ठीक कार्य जो पता हो कि ठीक नहीं है वही कार्य करना, जान जीती मक्खी निकलना। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। दाढ़ी पेट में होना, पेट में किसी की दाढ़ी प्रतीक है मतलब बुद्धिमान होने का या प्रौढ़ होने का, तो पेट में दाढ़ी होना जन्म से ही बुद्धिमान होना। तारे गिनना, तारे हम कब गिनते हैं? रात में जब नींद नहीं आती। तारे गिनना क्या हुआ? नींद ना आना। तालू में जीभ ना लगना, तालू में जीभ कब नहीं लगेगी? जब हम बोलते रहेंगे, तालू में तभी जीभ नहीं लगेगी। तो तालू में जीभ ना लगना, बोलते रहना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना। त्रिशंकु होना मतलब क्या होता है? त्रिशंकु एक राक्षस था जिसको दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया था कि तुम सदैव स्वर्ग चले जाओ। तो उन्होंने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेजा। जब रास्ते में ही था तो नारद ने देख लिया, इंद्रदेव से कहा कि ये क्या हो रहा है इंद्रदेव, और एक असुर जो है सदैव स्वर्ग आ रहा है देह सहित, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो देवराज इंद्र ने क्या ऊपर से रोक दिया, इन्होंने नीचे आने नहीं दिया और बीचों फंस गए। तो वो था त्रिशंकु। त्रिशंकु वाली स्थिति जो हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं, तो त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण जो मुझे लग रहे हैं, जो मैंने नहीं लिखे हैं, देख लीजिए। जैसे थूक कर चाटना, वचन से फिरना, दमड़ी के 3 होना, सस्ते होना, दांत कटी रोटी, घनिष्ठ मित्र, दांत तालू में जमना, बुरे दिन आ जाना, दाई से पेट छिपाना, किसी जानकार से बात छिपाना, दाल ना करना, बस ना चलना, दूध का धुला निर्दोष, दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब उचित निर्णय करना, दूर की कौड़ी लाना, दूर की सोच, नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, पगड़ी बदलना, पक्की मित्रता, ओढ़नी बदलना, पक्की सहेलियां, पगड़ी बदलना, पगले मित्र, पगड़ी बदलना मतलब पक्की मित्रता। उसके बाद है 5 उंगलियां घी में, लाभ ही लाभ, पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, कि आप जैसे अपने पैरों पर खड़े हो गए, स्वावलंबी हो गए, नौकरी पा गए या कुछ भी, स्वावलंबी हो गए, अपना खर्च खुद उठाने लगे। पौ बारह होना, खूब लाभ होना, फूल कर गुप्पा होना, बहुत खुश होना या बहुत नाराज होना। बड़े घर की हवा खाना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जेल जाना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, बेपेंदी का लोटा, ढुलमुल मतलब जो एक बात पर ना टिके, ढुलमुल व्यक्तित्व। भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझ को उपदेश देना, माथा ठनकना, संशय होना, मीठी चूरी चलाना, विश्वासघात करना, मोहर लगा देना, पुष्टि कर देना। लंगोटी में फाक खेलना मतलब दरिद्रता में भी आनंदित रहना। उसके बाद है लकीर का फकीर होना, मतलब परंपरावादी होना या पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना। श्री गणेश करना, आरंभ करना, और इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। सफेद झूठ मतलब बिल्कुल झूठ। काठ का उल्लू क्या होता है? एक तो उल्लू मूर्ख है और वो भी लकड़ी का महामूर्ख। काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख। हथेली पर सरसों उगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, शीघ्र से शीघ्र काम कर देना। कहते हथेली में सरसों उगाना मतलब कोई हथेली में सरसों उगा सकता है? हथेली में कोई सरसों कैसे? हथेली कितनी देर आप मिट्टी लेकर रह सकते हो? 10 मिनट, आधा घंटा, उतने में सरसों उगेगा। तो इसका मतलब है हथेली में सरसों उगाना, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? अतिशीघ्र काम कर देना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना, हिंदी की चिंदी निकालना, बात की तह तक पहुंचना, और हीरे की कनी चाटना मतलब प्राणनाशक कार्य करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है मुहावरे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए, जिससे हमारा और उत्साहवर्धन हो और परीक्षा उपयोगी और भी सामग्री हम आप लोगों के सम्मुख ला सकें। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सबसे विदा चाह रहा हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदी और जय।